हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया क्या क्या, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर हमने पढ़ा क्या थियरी बेस्ड अकाउंटिंग, फिर मैंने आपको सिखाया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 एंड सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2। तो अभी तक हमने जो कवर किया उसमें हमने सब्सिडरी बुक तक कवर किया, जिसमें मैंने आपको कुछ सम्स कराए थे सब्सिडरी बुक्स के। तो अब मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ क्या, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब चैप्टर नंबर 5। इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपने लास्ट वाले जो चैप्टर में सीखा वो क्या था, कैश बुक सीखा था और डबल कॉलम कैश बुक सीखा था। तो इसी के बेस पे हम यहाँ पे कुछ सीखने वाले हैं कि अगर डबल कॉलम कैश बुक का जो टोटल है वो पासबुक से वेरीफाई नहीं हो रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका सभी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा और आप पासबुक सबके पास होगी, मतलब जो आपके अकाउंट की पासबुक होगी वो होगी। तो कभी कभी क्या होता है, आपने ऐसा सोचा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपीज़ है पासबुक में, बट बाय द एंड, मतलब ये समझो कि ये डेट है Jan 1 को आपने अकाउंट में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। बाय द एंड ऑफ मंथ आपने क्या सोचा कि मैंने लगभग 500 रुपीज़ विड्रॉ किए थे पेट्रोल पुराने के लिए, मतलब पेट्रोल फिल करने के लिए मैंने 500 विड्रॉ किए थे। तो ये 500 विड्रॉ किए, तो लास्ट में मेरे पास बैलेंस कितना बचना चाहिए, 500। बट जब मैंने स्टेटमेंट चेक की, जब पासबुक में मैंने प्रिंट के लिए दिया पासबुक, तो क्या हुआ, यहाँ पे थे पैसे सिर्फ कितने, 490 रुपीज़। कितने, 490 रुपीज़। तो अब आपने क्या सोचा था, आपने ये सोचा था कि मेरे पास अभी 500 रुपीज़ होंगे अकाउंट में, तो ये आपका कैश बुक है। फॉर एग्जांपल ये आपने कैश बुक में लिखा था, तो आपके हिसाब से कैश बुक के हिसाब से आपका बैलेंस होना चाहिए 500। बट यहाँ पे क्या है, जब आपने पासबुक चेक की तो बैलेंस कितना था, 10 रुपया कम था। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका पासबुक का बैलेंस ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फ्रेंड ने, जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए, ऐसा होगा तो नहीं बट कर दिए, तो आपका बैलेंस डेफिनेटली बढ़ भी सकता है। फॉर एग्जांपल 500 आपने सोचा था, हो सकता है 600 हो जाए, बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, कोई फ्रेंड ऐसे ही डिपॉजिट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, 10 रुपीज़ कम दिखा रहा है। ये किस चीज़ के, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने कोई चार्जेस लगाए होंगे, बैंक ने या तो इंटरेस्ट लगाया होगा, तो इस चीज़ के 10 रुपीज़ कम है। तो यही हम सीखेंगे ये चैप्टर में। अगर आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक के बैलेंस वेरीफाई नहीं हो रहे, मीन्स आपने समझो फॉर एग्जांपल कैश बुक बनाई है, तो आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस और रियली बैंक बैलेंस जो आपकी पासबुक में होगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पे सेम नहीं आता तो क्या होगा, मतलब हमने कुछ ना कुछ मिस आउट किया है। तो यही हम सीखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो क्या है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो मैं इसका पहले मतलब बताऊँगा, फिर आपको बताऊँगा कि उसको कैसे बनाएंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्सिल मतलब करेक्ट करना। अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्सिल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब जो आपका डबल कॉलम कैश बुक में जो बैंक साइड पे आपका बैलेंस आ रहा है उसको किससे कंपेयर करेंगे हम, विथ द बैलेंस एज पर पासबुक। किसका बैलेंस, पासबुक एज पर पासबुक, मतलब आपकी सबकी अकाउंट होगा तो आपके पास पासबुक होगी, वो पासबुक से मतलब बैंक स्टेटमेंट। आप चाहो तो बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हो, किसके पास से, बैंक के पास से, जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, और या तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी बैंक दे सकती है। बाय शोइंग द आइटम्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू अकाउंट, मतलब यहाँ पे हमने पहला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसमें 10 रुपीज़ क्या डिफरेंस था, चार्जेस का डिफरेंस था, इसलिए मेरे अकाउंट में 10 रुपया कम था और मेरे हिसाब से अकाउंट में 500 होना चाहिए था, बट था कितना, 490 ही था। तो ये हम देखेंगे क्या, शोइंग द आइटम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू अकाउंट। अब ये डिफरेंस क्यों आएगा, तो डिफरेंस दो तरीके से आ सकता है। पहला तो हो सकता है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब समझो कि मैंने आज लिखा कि मेरे पास 100 रुपया आया और 100 रुपये का चेक आया था, तो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो चेक क्लियर होने में क्या है, 2 से 3 दिन लगते हैं। और मैं बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो ईजी से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 29 डेट है और इस डेट को आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया, सही है, डिपॉजिट किया कितने का, 100 रुपीज़ का चेक। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास थे पहले से 1000 रुपीज़ और अभी आपकी कैश बुक में कितने रुपीज़ है, आपकी कैश बुक में बैंक बैलेंस है 1100,
बट आपकी पासबुक जब आपने 31st को देखी तो क्या था उसमें सिर्फ 1000 रुपीज़ ही थे, मतलब अभी ये 100 अभी तक बुक में शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, टाइमिंग डिफरेंस, मतलब आपने कैशबुक में तो लिख दिया बट क्या है उसको पासबुक में अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि वो डिपॉजिट हुआ है बट क्लियर नहीं हुआ, मतलब उसको 2 से 3 दिन लगता है कि चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो। तो ये पहला है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, और सेकंड है कि बैंक से कोई गलती हो जाए। नॉर्मली बैंक से गलती नहीं होती बट नॉर्मली कभी कभी हमसे भी गलती हो सकती है। तो एरर मेड बाय द बिजनेस और बाय द बैंक में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एरर हो सकता है, और नॉर्मली बिजनेसमैन ह्यूमन है तो उससे भी गलती हो सकती है। तो ये सब गलती को करेक्ट करने के लिए, डिफरेंसेस को करेक्ट करने के लिए और हमारा बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस सेम लाने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्या है ये पासबुक है, नॉर्मली ये SBI बैंक की पासबुक है। तो कैसे दिख रही है, तो इसमें क्या होता है जी, ये जो बैलेंस है वो क्या होता है नॉर्मली अलग होता है किससे, हमारे कैशबुक के बैलेंस से। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम पासबुक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और कैशबुक को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो फॉर्मेट क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे समझो, अगर आपको ऐसा दिया है कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक, अगर कैशबुक का बैलेंस आपको दिया है पहले से और आपको बोला है कि करेक्ट बैलेंस फाइंड करो किसका, पासबुक का, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला लिखोगे क्या, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। अब यहाँ पे कैशबुक में क्या होता है, कैश बैलेंस प्लस बैंक बैलेंस दोनों बैलेंस होते हैं। हम कौन सा बैलेंस लेंगे, ओनली बैंक बैलेंस, हम इस वाले बैलेंस को कंसीडर करेंगे, ओनली बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या है, डेबिट बैलेंस। फिर क्या है, नंबर 1 यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसको हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि चेक मैंने इशू किया है, मतलब मैंने किसी सप्लायर या तो किसी जिससे मैंने परचेज किया है गुड्स, उसको मैंने चेक दिया है, बट उसने अभी तक क्या किया है, उसने अपनी बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, मतलब उसके पास चेक आ गया है। मैंने समझो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आ रहा है, मेरे को फी दे रहा है और चेक में फी दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, उसने मेरे को फीस दे दी चेक में, तो क्या है उसके हिसाब से उसके पास से पैसा कट गया, अकाउंट में से डिडक्ट हो गया। बट यहाँ पे क्या है, मैंने अभी तक चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो उसके अकाउंट में पैसा डिडक्ट नहीं हुआ होगा, बट वो क्या समझेगा, चेक दे दिया मतलब पैसा डिडक्ट हो चुका होगा। तो यही सिचुएशन है यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये कौन सा है, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस, मतलब यहाँ डिफरेंस आ रहा है, टाइमिंग का डिफरेंस। तो पहला इसको हम ऐड करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बनाई है, तो ये ट्रिक आप याद रख लेना, ये मैं सम कराऊंगा तब आपको ये ट्रिक्स अच्छे से सिखाऊंगा। तो सेकंड क्या है, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। फॉर एग्जांपल है, आपका कोई कस्टमर है, उसने क्या किया, डायरेक्टली आपके बैंक में क्या किया, चेक डिपॉजिट कर दिया, आपको पता नहीं है। फॉर एग्जांपल समझो मैंने 10,000 के गुड्स ABC लिमिटेड को सेल किए, वो ABC लिमिटेड ने क्या किया, उसके पास मेरा अकाउंट नंबर पहले से, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, तो उसने क्या किया, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 10,000 का चेक ही डिपॉजिट कर दिया। ऐसा कर सकते हैं नॉर्मली, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर दे। उसने मेरे को चेक नहीं दिया, क्या किया, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, तो मेरे को तो पता ही नहीं है कि ये ABC लिमिटेड ने पेमेंट किया है, तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली डिपॉजिटेड चेक। तो चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, तो ये हुआ, सेकंड ऐड करेंगे। फिर क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब कुछ होता है कि आपने जो डिपॉजिट किया होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे भी आपका डिफरेंस क्रिएट होगा। तो क्योंकि आपने उसको कैशबुक में नहीं लिखा होगा और पासबुक में उसको लिखा होगा, तो इससे डिफरेंस क्रिएट होगा, तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। फिर फोर्थ क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब हो सकता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ली है, कितने, 1000 शेयर्स। अब एक शेयर पे आपको 1 रुपया मिला, मतलब आपको 1000 रुपीज डिविडेंड मिला होगा। तो ऐसा डिविडेंड आपका डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट होता है, जो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक्ड होता है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। फिर नेक्स्ट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर हमारा एक अलग से चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हम अच्छे से सीखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपको जब भी क्रेडिट में कुछ लेना हो तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करोगे। तो ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का नोट पेएबल है, मतलब हम उसको पे करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्टेड बाय द बैंक। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब मैंने चेक डिपॉजिट किया, मेरे को फॉर एग्जांपल क्या है, एक वो स्टूडेंट था जिसने मेरे को फीस का चेक दिया था, वो मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, बट अभी तक मेरे खाते में पैसे आए नहीं है। क्यों नहीं आए? क्योंकि क्लियरिंग होने के लिए उसको 2 to 3 डेज लगते हैं। तो आप क्या करिए, आपके कोई पेरेंट्स का अगर अकाउंट है तो आप उनसे 100 या 200 रुपये का चेक लेके आप एक बार अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके देखो, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से ज़्यादातर समझ आ जाएगा। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिकली। तो क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। नेक्स्ट है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। मतलब चेक और बिल, तो चेक जो है फॉर एग्जाम्पल चेक मेरे को दिया था, वो डिसऑनर कब होगा? जब जिसने चेक दिया उतना पैसा उसके अकाउंट में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा। ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल किसी डेटर के पास से मेरे को पैसा लेना था बट उसने पैसा दिया ही नहीं, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाएगा, तब हम उसको डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस तो आपको पता ही है कि नॉर्मली बैंक चार्जेस लगते हैं, तो ये क्या होगा, ये हमको नहीं पता होगा कि बैंक चार्जेस लगाए, तो मैंने कैशबुक में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, बट पासबुक में वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा, तो इसको क्या करेंगे, हम वापस लेस करेंगे। फिर है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ। फॉर एग्जांपल कुछ समय ऐसा होता है कि आप क्या कर सकते हो, ऑटो पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आपका लाइट बिल आता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप डायरेक्टली ऑटो पेमेंट पे कर सकते हो। कब? जब आप बैंक को अपने बिहाफ पे बोलो कि मेरे बिहाफ पे बैंक इस सब बिल्स का पेमेंट कर दे, और आप लिमिट सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हर महीने आपका टेलीफोन एक्सपेंस आता है 900 रुपीज़, तो आप लिमिट सेट कर दो कि 1000 रुपीज़ तक का बिल हो तो डायरेक्टली बैंक पेमेंट कर सकती है, और अगर उससे ऊपर हो तो वो पहले हमको पूछेगी। तो ये हुआ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, ये था चार्जेस। कुछ चार्जेस होते हैं, एटीएम चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब बहुत सारे तरीके के चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस की बात थी, और यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात की है, जो हमारी फॉर एग्जांपल आपने जो लोन ली हो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यहाँ पे था इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्रेडिट होगा। जब भी पासबुक क्रेडिट होगी मीन्स आपके पास पैसा आएगा, और जब भी पासबुक डेबिट होगी मतलब आपके पास से पैसा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। फिर क्या है, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब मैंने चेक क्या है, कैश बुक में लिख दिया कि भाई मेरे पास चेक आ गया 10,000 रुपीज़ का, बट मैंने उसको अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो भी हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे। अब ये हुआ, हमको क्या था, हमको बैलेंस दिया होता कैश का बैलेंस, अब हमको मिलेगा बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक बैलेंस जो आपको पासबुक में दिखाया होगा, तो आपको यहाँ मिलेगा करेक्ट बैलेंस। तो अगर आपको ऐसा बोला हो कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये फॉर्मेट पूरा आप उल्टा कर दोगे, जो लेस किया है उसको ऐड करोगे, और जो ऐड किया है उसको आप लेस करोगे। तो अगर आपको ये बैलेंस दिया और आपको कैश बैलेंस फाइंड करना हो, कैश बुक का बैलेंस, तो आप क्या करोगे, इस सब चीज़ों को क्या करोगे, ऐड करोगे, और ये सब चीज़ों को लेस करोगे। बट हमको यहाँ पे पहला क्या पूछा है, कैश बुक का बैलेंस पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे और ये सब चीज़ें लेस करेंगे। तो यही था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा और कुछ इलिस्ट्रेशंस भी कराऊंगा।